हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय आपके अपने चैनल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर आशुतोष में आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय भारतीय भूगोल की एक नई श्रृंखला आपके साथ सामने लेकर आया हूं। इस भारतीय भूगोल की नई श्रृंखला के अंतर्गत एमपीपीएससी प्री एवं मेंस के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जितने भी हैं उनके सारे बिंदुओं को हम डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, मेंस में राइटिंग किस प्रकार से करना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है किसी भी टॉपिक का, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसी श्रृंखला में हम स्टार्ट करते हैं भारतीय नदी प्रणाली या इंडियन रिवर सिस्टम। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जो नदियां हैं उनको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहली जो है हमारी है उत्तर भारत की नदियां या हिमालयन नदियां। आप सभी लोग जानते हैं कि इनका नाम से ही आपको विदित हो रहा है कि उत्तर भारत की नदियां अर्थात ऐसी नदियां जो उत्तर भारत में प्रवाहित होती हैं, और हिमालयन नदियां अर्थात ऐसी नदियां जिनका की जो उद्गम होता है ये हिमालय से हो रहा है। और चूंकि हिमालय से उद्गम हो रहा है अर्थात हिमानी, हिमनद या ग्लेशियर, इन सभी से ही इन नदियों का उद्गम होता है और यहाँ से प्रवाहित होती है। इनका प्रवाह काफी तेज होता है क्योंकि ये उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर प्रवेश करती हैं और बंगाल की खाड़ी में ये इनका जो है अवसान होता है। और दूसरी नदियां होती हैं प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय जैसे कि वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्रायद्वीप शब्द से आप जानते हैं कि एक ऐसा स्थान या एक ऐसा स्थलखंड जो तीन ओर पानी से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। अर्थात दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, अर्थात प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं उनको हम प्रायद्वीपीय नदियां कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सभी बड़ी नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं जिनमें से नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर बाकी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। और उत्तर भारत और हिमालयन नदियों की यदि हम बात करेंगे तो उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीन प्रमुख तंत्र हैं जिनका अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें अध्ययन करना है। अब इसी के अंतर्गत इन तीनों तंत्रों में सिंधु नदी तंत्र जो है ये आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो इनके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, इनके उद्गम से लेकर अवसान तक क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री के अकॉर्डिंग या मेंस के अकॉर्डिंग आते हैं, इनकी जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी यदि कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट्स में, कोई भी डाउट यदि आपको है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और प्लीज यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरा वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय नदियों को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है, उत्तर भारत की नदियां, हिमालयन नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां या दक्षिण भारत की नदियां। तो उत्तर भारत की नदियां या हिमालयन नदियों के अंतर्गत आज हम सिंधु नदी तंत्र को डिस्कस करेंगे कि सिंधु नदी तंत्र, तीन शब्द आ रहे हैं तो आप खुद देख रहे होंगे सिंधु नदी के बारे में, तो आप जानते हैं ये तंत्र शब्द जो आ रहा है, तंत्र यानी क्या होता है, तंत्र यानी सिस्टम। अर्थात यह बोल सकते हैं कि सिंधु नदी और उनकी समस्त सहायक नदियां आपस में मिलकर जिस सिस्टम या जिस तंत्र का निर्माण करती हैं उसे हम सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों या मित्रों, स्टूडेंट्स, हम सब स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र को। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर राज्य है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है और ये हमारा पंजाब लगा हुआ है। आपको पता है कि इस क्षेत्र में ये हमारा तिब्बत क्षेत्र है, इससे लगा हुआ हमारा चाइना क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमारा जो हिमालय जम्मू कश्मीर में नागा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक ये लगभग 2400 किलोमीटर में विस्तारित है। अब यदि बात करेंगे तो चूंकि हिमालय नदियों की बात कर रहे हैं तो इनका उद्गम कहाँ से हो रहा है, सिंधु नदी का उद्गम भी हिमालय से ही होगा। तो आपको पता होगा कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और कैलाश है। इनमें से जो कैलाश आपकी पर्वत श्रेणी है ये भारत में मौजूद नहीं है, ये तिब्बत में मौजूद है। तो इसी कैलाश पर्वत श्रेणी में, हिमालय की इसी कैलाश पर्वत श्रेणी में ट्रांस हिमालय की इसी कैलाश पर्वत के अंतर्गत आती है एक मानसरोवर झील। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर्वत श्रृंखला के मानसरोवर झील। आपको पता है झीलों का निर्माण कैसे होता है, तो आपको पता है कि इस कैलाश पर्वत के अंतर्गत बहुत सारे ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर है, हिमानी या हिमनद भी कहा जाता है। जब इनका जल टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इनका जल जल पिघलता है, तो ये जब जल के पिघलने से झीलों का निर्माण होता है। तो इसी मानसरोवर झील में ग्लेशियर है जिसका नाम है, यहां लिख देता हूं मैं,
चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या बोखरचू ग्लेशियर या सिनकी बाब। कई बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है और ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में ऑप्शन क्या आ रहे हैं। तो आपको यदि क्वेश्चन आएगा कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, यदि पर्वत पूछा जाता है तो कैलाश पर्वत है, झील पूछी जाती है तो मानसरोवर झील है, और यदि ग्लेशियर पूछा जाता है तो ऑप्शन में यदि आपका है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या बोखरचू ग्लेशियर या सिनकी बाब जलधारा। ये क्षेत्र पड़ता है आपका तिब्बत क्षेत्र है। इसी कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर या सिनकी बाब जलधारा से एक नदी जो है इसका उद्गम होता है। यह नदी जम्मू कश्मीर की ओर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि इस तिब्बत क्षेत्र में इस सिंधु नदी को सिंगी खम्मान या शेरमुख इस सिंधु नदी को तिब्बत के क्षेत्र में सिंगी खम्मान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। अब ये सिंधु नदी जो है ये जम्मू कश्मीर की ओर प्रवाहित होती है और जम्मू कश्मीर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है दमचौक। सिंधु नदी दमचौक से जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि क्वेश्चन बनेगा तो पूछा जाएगा कि सिंधु नदी का उद्गम किससे होता है, तो आप बता सकते हो कैलाश पर्वत से। यदि पूछा जाता है झील से तो आप बताएंगे मानसरोवर झील, और यदि आपसे पूछा जाता है ग्लेशियर तो या तो चेमायुंगडुंग या बोखरचू या सिनकी बाब। ये तीन जो है ऑप्शन है, तीनों में से एक ऑप्शन आपको आएगा। क्षेत्र यदि पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं तिब्बत क्षेत्र है आपका। ये पूछा जाए कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है तो आप बताएंगे सिंगी खम्मान या शेरमुख। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में किस स्थान से प्रवेश करती है या भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में दमचौक। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी भारत में केवल एक ही राज्य से प्रवाहित होती है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर राज्य, ध्यान रखिएगा। अब ये सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करेगी तो दोस्तों उसके पहले हम ये जान लें कि जम्मू कश्मीर राज्य में कौन सी दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो दोस्तों आपको पता है कि हिमालय के ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश ये चार प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, जिनमें से एक पर्वत श्रेणी कैलाश ये भारत में मौजूद नहीं है। इसी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत की दो पर्वत श्रृंखलाएं जिनमें से एक है इसका नाम है लद्दाख पर्वत श्रेणी, और नीचे वाली जो है ये है आपकी जास्कर। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी ये हिमालय का ही पार्ट है। तो सिंधु नदी जब जम्मू कश्मीर राज्य में दमचौक से प्रवेश करती है तो ये लद्दाख श्रेणी को काटती है। तो लद्दाख श्रेणी को जिस स्थान पर काटती है उसका नाम है दुंगाती। जम्मू कश्मीर राज्य में सिंधु नदी दमचौक से प्रवेश करती है। दमचौक के पश्चात ये लद्दाख श्रेणी को दुंगाती नामक स्थान से काटती हुई अब यह नदी लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में प्रवाहित होती है। यहां तक आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी कि दमचौक से भारत में जम्मू कश्मीर राज्य से प्रवेश किया सिंधु नदी ने, उसके पश्चात लद्दाख श्रेणी को काटा और काटने के पश्चात लद्दाख एवं जास्कर इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य यह नदी प्रवाहित होने लगी। अब यहां से जो आने वाला क्वेश्चन है, जनरली इसके पहले एग्जाम्स में आया हुआ है कि हमारे भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह जनपद जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यह लेह जनपद जो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर मौजूद है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये हमारी सिंधु नदी है। सिंधु नदी के इस दाहिने तट पर लेह जो कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है यह मौजूद है। अब यह सिंधु नदी आगे प्रवाहित होती है। तो आपको पता है ये क्षेत्र
पीओके क्षेत्र कहलाता है। पीओके यानी होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर। ये पीओके क्षेत्र है, पाक अधिकृत कश्मीर वाला क्षेत्र है। अब यह सिंधु नदी जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में जाएगी। पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में जाने के पहले यह जो नदी है ये लद्दाख श्रेणी को काटती है और प्रवेश करती है पीओके क्षेत्र में। तो दोस्तों यहां ध्यान रखिएगा, इस पीओके क्षेत्र में जब ये प्रवेश करती है तो यहां जगह पड़ती है आपकी गिलगित। इस पीओके क्षेत्र में आपकी एक जगह पड़ती है गिलगित। इस गिलगित के पास में जगह है जिसका नाम है गुंजी। गिलगित के पास गुंजी नामक स्थान पर यह सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटकर एक बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है जिसको बोला जाता है गुंजी गार्ज। यह जो गुंजी गार्ज है यह भारत का सबसे गहरा गार्ज है जो कि 5200 मीटर गहरा है। लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटकर यह सिंधु नदी गिलगित के पास गुंजी नामक स्थान पर भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। अब यह सिंधु नदी पीओके क्षेत्र में आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद में यह पाकिस्तान में प्रवेश करेगी। तो ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी पाकिस्तान में किस स्थान से प्रवेश करती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पाकिस्तान के पास जगह का नाम है चिल्लास। इस चिल्लास के पास से यह सिंधु नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अभी तक दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जब भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में यह सिंधु नदी प्रवाहित हो रही थी तो ये पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवाहित हो रही थी, परंतु जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो ये आपका मैदानी भागों में प्रवेश करती है और सिंधु नदी इस चिल्लास नामक स्थान से प्रवेश करती है और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। और पाकिस्तान में प्रवाहित होने के बाद में यह कराची नामक स्थान पर, पाकिस्तान में कराची बंदरगाह है, कराची बंदरगाह के पास यह अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी सिंधु नदी चिल्लास से पाकिस्तान के मैदानी भागों में प्रवेश करती है और मैदानी भागों में प्रवेश करने के बाद यह पाकिस्तान में कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। अभी इसके बीच में काफी नदियां इसमें आकर मिलेंगी, पंचनद का निर्माण करेंगी मिथनकोट के पास में और उसके बाद में। तो अभी पहले हम सिंधु नदी को हमने इसका अवसान अरब सागर में करा दिया है। अब इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कहां से उद्गम होकर मिल रही है, इसके आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। हाँ तो दोस्तों यहां तक हमने देखा कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, अवसान कहां तक होता है, किन कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड आते हैं, एक बार हम फिर से संक्षेप में देख लेते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी का यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है तो कैलाश पर्वत से, मानसरोवर झील से, चेमा युंगडोंग ग्लेशियर या बोकाचू ग्लेशियर या सिंगिबाब जलधारा से होता है। सिंधु नदी तिब्बत में सिंगी खम्मान या सेरमो के नाम से जानी जाती है। उसके पश्चात यह सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य की ओर प्रवाहित होती है और भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में दमचौक से प्रवेश करती है। दमचौक से प्रवेश करने के बाद यह लद्दाख पर्वत श्रेणियों को काटती है और दुंगाती नामक स्थान से लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। उसके पश्चात भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह जनपद जो है ये जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी के दाहिने तट पर मौजूद है। उसके पश्चात यह जो सिंधु नदी है ये आगे पीओके क्षेत्र, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में प्रवेश करती है और ये गिलगित के समीप गुंजी नामक स्थान पर भारत के सबसे गहरे गार्ज जो 5200 मीटर का गार्ज है उस गार्ज का निर्माण करती है। इसको करने के पश्चात पाकिस्तान में चिल्लास नामक प्लेस से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अभी तक दोस्तों ये जो क्षेत्र था ये हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र था, इन पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवेश कर रही थी। इसके पश्चात यह अब पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। तो आने वाले दोस्तों इससे आने वाले क्वेश्चन यही हैं, इसका उद्गम क्या होता है, तिब्बत में किस नाम से इसको जाना जाता है, भारत में किस स्थान से ये प्रवेश करती है, किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रवाहित होती है, लेह जनपद भारत के दाहिने या
सिंधु नदी के दाहिने या बाएं तट पर है, किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बह रही है, किस स्थान पर भारत की सबसे गहरी गाज का निर्माण कर रही है और किस स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है। अब दोस्तों हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तर से कौन कौन सी प्रमुख नदियां इस सिंधु नदी में प्रवाहित होती हैं और कौन कौन सी दक्षिण से इस नदी में प्रवाहित होती है, इसकी सहायक नदियां हैं। तो उत्तर अभी सभी जानते हैं कि सिंधु नदी का उत्तर ये वाला पोर्शन है, सिंधु नदी का दक्षिण ये वाला पोर्शन है। सिंधु नदी के उत्तर से यदि हम बात करेंगे तो प्रमुख नदियों में सिंधु नदी के उत्तर वाले पोर्शन की बात करेंगे तो यहां से एक नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है गिलगित। गिलगित और इसकी एक सहायक नदी है हुंजा। अर्थात सिंधु नदी के उत्तर में प्रमुख नदियों में गिलगित नदी और गिलगित की सहायक हुंजा नदी, ये दोनों नदियां आपस में हुंजा नदी गिलगित में मिलने के पश्चात सिंधु नदी में उत्तर से प्रवेश करती है। और इस उत्तर पूर्व की यदि बात करेंगे तो उत्तर पूर्व से एक सहायक नदी है जिसमें आकर मिलती है जिसका नाम है श्योक रिवर या श्योक नदी। और ये श्योक नदी जो है इसमें एक सहायक नदी भी आकर मिलती है इसकी जिसका नाम है नुब्रा नदी। अर्थात उत्तर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में उत्तर में गिलगित और उसकी सहायक हुंजा नदी और उत्तर पूर्व की यदि बात करेंगे तो श्योक और उसकी सहायक नुब्रा नदी, ये आपकी सिंधु नदी के उत्तर एवं उत्तर पूर्व से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब यदि सिंधु नदी के दाहिने दक्षिण से मिलने वाली नदियों की बात करेंगे या सिंधु की प्रमुख बड़ी सहायक नदियों की बात करेंगे तो मित्रों सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि देखिए एक तो हमने अभी बात की पश्चिम से भी पाकिस्तान से भी कुछ नदियां आकर इस हमारी सिंधु नदी में मिलती हैं। तो मोटे तौर पर यदि हम बड़ी नदियों की बात करेंगे तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अफगानिस्तान से होती हुई पाकिस्तान से आती हुई एक प्रमुख बड़ी नदी जिसका नाम है काबुल, उसके बाद में एक नदी और आती है पाकिस्तान से जिसका नाम है मुर्रम और एक और नदी आकर इसमें मिलती है जिसका नाम है गोमल। ये तीन प्रमुख नदियां जो हैं ये पाकिस्तान से आकर आपकी सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अब दोस्तों ये तो हमने उत्तर की नदियों की बात की, पश्चिम से पाकिस्तान से आने वाली नदियों की बात की। अब ये देखते हैं कि अभी हमने ये देखा रहा कि सिंधु नदी तंत्र की बात कर रहे थे, अर्थात सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों की बात कर रहे थे। तो दोस्तों आपको उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम और दक्षिण से लेकर उत्तर का क्रम, ये क्रम आपको बिल्कुल सीक्वेंस में याद होना चाहिए क्योंकि आगे चलकर आप पढ़ेंगे सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में हुआ था। उसमें उस समझौते के अनुसार उत्तर की तीन नदियां जो हैं उनका 80% भाग जो है वो पाकिस्तान उपयोग करेगा और नीचे की जो आपकी दक्षिण की तीन नदियां हैं उनका 80% भाग भारत यूज करेगा। तो आपको जब सीक्वेंस पता होगा तभी आप उत्तर की तीन नदियां, ऊपर की तीन नदियां और नीचे की तीन नदियों के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें सिंधु और उसकी सहायक नदियों का सीक्वेंस क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी है सिंधु नदी। सिंधु के बाद में आती है आपकी झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद में रावी, रावी के बाद में ब्यास और ब्यास के बाद में सतलुज। अब इनका सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, बड़ा कंफ्यूजन होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो दोस्तों ट्रिक के माध्यम से या किसी कहानी के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं। तो मैंने भी एक कहानी बनाई है, आपको अच्छी लगे तो आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इनका सीक्वेंस यदि ऊपर नीचे होता है तो सिंधु जल समझौते को आप नहीं समझ पाएंगे। तो देखिएगा मैंने जनरली देखा है कि सिंधु शब्द या वर्ड जो है या फिर आपने देखा होगा कास्ट भी होती है, कभी लोग जानते हैं। तो मैंने ये सिंधु जो है ये पीवी सिंधु हमारी जो खिलाड़ी हैं उनके नाम से ही मैंने बताया कि पीवी सिंधु जो है वो प्लेयर है, वो जब स्ट्रोक को मारती हैं काफी तेजी से मारती हैं, काफी ताकत है उनके हाथों में, तो उनकी जो शॉट है उसको कोई झेल नहीं सकता, इतना तेज शॉट होता है। अब क्यों नहीं झेल सकता, क्योंकि उनके हाथों में ताकत क्यों है कि वह क्या खाती हैं, चने खाती हैं। तो चनों में प्रोटीन होता है, ताकत होता है और वो चने भी कैसे चने हैं, रवेदार चने हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के चने हैं। परंतु आपको पता है कि चना गर्म होता है। तो सिंधु के जो गुरु थे उनका नाम था व्यास जी। व्यास जी ने बोला कि बेटा चने गर्म होते हैं तो चना ही आपको खाना है, तो चने का बना हुआ सतुआ, चने से सतुआ बनता है तो सतुए को खाइए, उसमें ताकत रहेगी, ठंडक भी रहेगी। तो ये केवल मात्र याद करने के लिए कहानी बनाई गई है, जब आपको याद आया तो आप उसको ट्रिक को या कहानी वाला कर सकते हैं। एक बार और हम देख लेते हैं। पीवी सिंधु जब शॉट को मारती है तो उसको कोई झेल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो चने खाती है और कैसे चने, रवेदार चने। उनके गुरु कौन थे, व्यास जी,
उन्होंने क्या बोला कि बेटा सतुआ खाया करो। तो ये जो ट्रिक है, ये आज का सीक्वेंस है सिंधु और उसकी प्रमुख 5 सहायक नदियां। सिंधु एवं इन्हीं को ये सभी नदियां ही मिलकर क्या बनाती हैं, सिंधु नदी तंत्र बनाती हैं। सिंधु और उसकी ये 5 सहायक नदियां ही मिलकर सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है। अब दोस्तों देखते हैं कि सिंधु नदी के बाद में ये नदियां कहां से उद्गम इनका हो रहा है, कहां से अवसान हो रहा है, और ये इनमें से प्रमुख जो प्रश्न है जो एमपीपीएससी प्री और मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी तंत्र में हम सबसे पहले महत्वपूर्ण सिंधु नदी पर डिस्कस किया। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी केवल भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में ही प्रवाहित होती है और उसके पश्चात यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो इसकी यदि लेंथ की बात करेंगे तो बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। कहीं पर आपको मिलेगा कि 2880 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है, जिनमें से 1114 किलोमीटर जो है ये भारत में प्रवाहित होती है, और कहीं पे अलग अलग डेटा दिया हुआ। तो डेटा आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी जो है उसका डेटा ही जो है मान्य होता है, उसको फॉलो कीजिएगा। अब देखते हैं इसके आगे हम। तो यदि देखिए सिंधु नदी की यदि हम बात करेंगे तो सिंधु नदी में देखा जाएगा तो लेह है, उसके बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद में कारगिल, और कारगिल से होती हुई फिर ये पीओके वाले क्षेत्र से होती पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब हम बात करते हैं दूसरी नदी जो है हमारी झेलम नदी। तो पहले इसको रब कर देते हैं हम। देखिए झेलम नदी की बात करेंगे तो इसी जम्मू कश्मीर राज्य में, ये ध्यान रखिएगा, इसको मिटा देता हूं अभी मैं जास्का श्रेणी को, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर राज्य में यहां पर जगह पड़ती है बैरीनाग के पास। जम्मू कश्मीर राज्य में जो बैरीनाग है, बैरीनाग के पास एक झील पड़ती है जिसका नाम है शेषनाग झील। बैरीनाग के पास झील पड़ती है शेषनाग झील। इस झील से एक नदी प्रवाहित होती है और थोड़ी आती है, आगे आने के पास इसके पास में एक प्रमुख नगर बसा हुआ है जिसका नाम है श्रीनगर। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि झेलम नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है। तो बैरीनाग जो प्लेस है इसके पास शेषनाग झील से झेलम नदी जो है इसका उद्गम होता है। फिर बाद में ये नदी इसके पास जो बसा हुआ शहर है, इसके किनारे बसा हुआ शहर श्रीनगर है। इसके बाद में यह नदी जो है एक झील से होकर प्रवाहित होती है। इस झील का नाम है बुलर झील। बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की या मीठे पानी की झील जो है उसको हम बुलर लेक या बुलर झील बोलते हैं। तो ये जो नदी है आपकी जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी बुलर झील में प्रवेश करती है और उसके पश्चात ये पीओ के क्षेत्र में जाती है, और पीओ के क्षेत्र से जाने के पश्चात यह सिंधु नदी में यहां से झेलम नदी बुलर झील से निकलती है। निकलने के बाद में पीओ के क्षेत्र से प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के पश्चात ये नदी एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है झुंग। इस झुंग के पास आकर चिनाब नदी में मिल जाती है। तो झेलम नदी से आने वाले क्वेश्चन आपको बता दूं मैं। झेलम नदी से पहला क्वेश्चन आएगा कि झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है। तो आप बताएंगे बैरीनाग के पास शेषनाग झरना या शेषनाग झील से होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि प्रमुख जो प्रसिद्ध शहर है श्रीनगर, एक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आएगा कि ऐसे कौन सी नदी है जिसका उद्गम झील से होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो हमारी झेलम नदी है इसका उद्गम बुलर झील से होता है। फिर आएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की झील कौन सी है। तो आप बताएंगे बुलर झील है। किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। उसके पश्चात यह पीओ के क्षेत्र में प्रवेश करती है। पीओ के क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात यह जो नदी है यह पाकिस्तान के झुंग प्रांत में चिनाब नदी से आकर मिल जाती है। तो ये झेलम नदी से आने वाले क्वेश्चन है। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं हम, झेलम के बाद आती है चिनाब रिवर। तो यहीं पर हमारा ये स्टेट है, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। देखिए यदि आपको बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से सिंधु नदी और झेलम नदी दो नदियां जो है, दो नदियां प्रवाहित होती हैं। उसके बाद में 3 प्रमुख नदियां जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से होती हैं। तो चिनाब नदी पर डिस्कशन करते हैं हम। चिनाब नदी जो है उसका उद्गम जो है यहां पर पड़ता है बारालाचाला दर्रा।
बारालाचाला दर्रा। बारालाचाला दर्रे से एक दो धाराएं प्रवाहित होती हैं, एक का नाम है भागा और एक का नाम है चंद्रा। बारालाचाला दर्रा से दो धाराएं प्रवाहित होती हैं, एक भागा और एक चंद्रा। ये जो बारालाचाला दर्रा है, ये आपका यदि जिले की बात करेंगे तो लाहौल स्पीति जिला कहलाता है आपका, लाहौल स्पीति जिला। ये लाहौल एवं स्पीति जिला के पास बारालाचाला दर्रा से दो धाराएं प्रवाहित होती हैं, एक भागा और एक चंदा। तो ये जब आपस में मिलती हैं और जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम है तांडी। देखिए अभी ये बारालाचाला दर्रा से निकली, इसलिए चिनाब रिवर को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको आ सकता है कि चिनाब रिवर जो है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बारालाचाला दर्रा से दो धाराओं के रूप में भागा और चंद्रा के रूप में प्रवाहित होती है और तांडी नामक स्थान पर ये आपस में मिल जाती है। उसके पश्चात ये आगे बढ़ती है। फिर ये चिनाब रिवर जो है ये आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में ये पीओके क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी जम्मू कश्मीर राज्य में एक प्लेस इसका नाम है, एक स्थान इसका नाम है रियासी। इसी रियासी क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज तैयार किया जा रहा है, जिसका काम चल रहा है, 2021 तक कंप्लीट होगा। अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है, कार्य इसका चल रहा है। तो इसी चिनाब रिवर पर तो आपको क्वेश्चन आएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पे तैयार किया जा रहा है, तो आप बताएंगे चिनाब नदी पे। किस स्थान पर हो रहा है, रियासी है, और कौन सा राज्य लगता है, जम्मू कश्मीर राज्य। अब यह नदी पीओ के क्षेत्र में प्रवेश करती है और पीओ के क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात यह प्रवेश करती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में यहाँ पर झुंग नामक स्थान पर इस नदी में आपकी झेलम रिवर आकर मिल जाती है। अब ये चिनाब नदी को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो देखिए चिनाब रिवर से आने वाले क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे बारालाचाला दर्रा जो कि लाहौल स्पीति जिले के पास में पड़ता है, वहां से यह दो धाराओं के रूप में, एक भागा एक चंद्रा, इन दो धाराओं के रूप में निकलती हैं और तांडी नामक स्थान पर ये दो धाराएं आपस में मिल जाती हैं। उसके पश्चात यह नदी आगे बढ़ती है और इसी नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में रियासी नामक स्थान पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। उसके पश्चात पीओ के क्षेत्र से प्रवेश करने के बाद ये नदी झुंग नामक स्थान पर इस चिनाब नदी में आकर झेलम नदी मिल जाती है। अब इसके बाद में हम विश्लेषण करते हैं। चिनाब रिवर के बाद में आती है आपकी, देखिए हमने सिंधु नदी को देखा, उसके बाद में हमने झेलम नदी को देखा, उसके बाद में हमने चिनाब नदी को देखा, चिनाब के बाद में आती है रावी, उसके बाद में ब्यास, उसके बाद में सतलुज। सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब ये तीन नदियां हो गई। इसके बाद में अब हम रावी नदी पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों रावी नदी जो है, रावी नदी जो है इसका उद्गम जो होता है इसी हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। इस रोहतांग पास से एक रिवर जो है, देखिए इसी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से एक रोहतांग पास से एक नदी जो है उसका उद्गम होता है। रावी नदी जो है, इस रावी नदी का उद्गम कहां से होता है, रोहतांग दर्रे से होता है। और यदि आपने जगह की बात करेंगे तो कांगड़ा घाटी जो है हमारी, कांगड़ा घाटी के पास से रोहतांग दर्रे से एक नदी जो है इस नदी का उद्गम होता है। और ये नदी ये पीओ के क्षेत्र जो है हमारा, पीओ के क्षेत्र से प्रवाहित होती है बिल्कुल बॉर्डर से। मतलब ये बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है और जम्मू कश्मीर राज्य और पाकिस्तान या भारत और पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा को बनाती है। उसके पश्चात पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जगह है जिसका नाम है सराय सिंधु। इस सराय सिंधु नामक जगह पर यह किसमें मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है।
तो अभी तक आपने ये देखा कि चिनाब एक प्रमुख नदी थी, मतलब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब थी, और चिनाब में ही आकर ऊपर से झेलम मिल रही है और नीचे से आकर कौन सी नदी मिल रही है आपकी, रावी नदी मिल रही है। ये दोनों नदियां सराय सिंधु नामक स्थान पर आकर इस नदी में मिल जाती हैं। फिर ये चिनाब नदी आगे बढ़ती है। तो हाँ, इससे आने वाले क्वेश्चन आपके यही है कि रावी नदी का उद्गम कहां से होता है, रोहतांग पास से होता है, जो कि कांगड़ा घाटी के पास पड़ती है। उसके पश्चात यह नदी रोहतांग दर्रे से आगे बढ़ती है और उसके पश्चात पीओके क्षेत्र जो है उसकी बिल्कुल सीमा को बनाती हुई, और उसके बनाने के बाद में सराय सिंधु में आकर यह किस में मिल जाती है, आपकी प्रमुख चिनाब नदी में आकर यह मिल जाती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, रावी नदी के बाद में हम देखते हैं ब्यास रिवर। तो इसी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास में एक कुंड बना हुआ है जिसको कि हम ब्यास कुंड के नाम से जानते हैं। और यदि घाटी की बात करेंगे तो ये आपकी कुल्लू घाटी कहलाती है। हमारा प्रसिद्ध जो है दर्शनीय पर्यटन स्थल है कुल्लू घाटी। इस कुल्लू घाटी के पास रोहतांग दर्रे के पास में ब्यास कुंड है। इस ब्यास कुंड से एक नदी प्रवाहित होती है। ये नदी प्रवाहित होती है और प्रवाहित होने के बाद में इस नदी का नाम है आपका ब्यास नदी, जो कि कुल्लू घाटी में रोहतांग दर्रे के पास में ब्यास कुंड जो है, ब्यास नदी कुल्लू घाटी के ब्यास कुंड से उद्गम होता है इसका। और उद्गम होने के बाद यह नदी जो है यह पंजाब में प्रवेश करती है और पंजाब के बाद यहां पर एक जगह पड़ती है आपकी कपूरथला। इस कपूरथला में यहां पर ब्यास नदी एक हरिके नामक स्थान पर हरिके बैराज, पंजाब राज्य में कपूरथला नामक स्थान पर हरिके बैराज पर यह नदी जो है सतलुज नदी में मिल जाती है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, ब्यास नदी जो है इसका उद्गम होता है कुल्लू घाटी से, और ब्यास कुंड जो है, ब्यास कुंड से उद्गम के पश्चात यह रिवर आती है पंजाब राज्य में, और पंजाब राज्य में कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान पर यह नदी सतलुज नदी पे मिल जाती है और हरिके बैराज, एक बैराज का निर्माण होती है। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि बैराज किसे कहते हैं, बांध किसे कहते हैं। बांध एक नदियों को रोकने का, एक विशाल जलराशि को रोकने का एक प्लेस होता है। इसी प्रकार बांध का ही एक छोटा रूप है जिसको हम बैराज कहते हैं। आपने देखा होगा कि जनरली हम डैम बनाते हैं। डैम बनाने का प्रमुख उद्देश्य होता है कि नदियों के पानी को स्टोर करना है। इसके कारण क्या है, लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, मछली पालन किया जाता है, पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है, और इसके माध्यम से हम आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नहरों के माध्यम से जल को पहुंचाते हैं। अब नदी को मोड़ने का कार्य कैसे किया जाएगा, डैम के द्वारा नदी के पानी को रोक तो दिया गया है, तो इसी बैराज के द्वारा उससे बहुत सारी नहरें निकाली जाती हैं और बैराज के माध्यम से ही